हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीडी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे त्वरक सिद्धांत के पहले पार्ट की। तो बच्चों शुरू से बोलेंगे। हेलो दोस्तों इस वीडियो के साथ हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है त्वरक, यानी कि इंग्लिश में इसको एक्सीलरेटर बोलते हैं। तो बच्चों त्वरक का गुणक के साथ कोई संबंध नहीं है, बल्कि त्वरक की विचारधारा तो केंज की विचारधारा जो गुणक की उससे पहले ही आ गया था। और ये जो विचारधारा है इसको जो सबसे पहले जो डेवलप करने का जो काम किया था वो किया था अल्फा लियो ने किया था, फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे ये। इसके अलावा अमेरिकन अर्थशास्त्री क्लार्क ने इसको संशोधित रूप में प्रस्तुत किया और बाद में पीगू, रॉबर्टसन तथा सैमुअल्सन ने इसको विकसित किया। बच्चों हेडॉर्ड का जो व्यापार चक्र है उसमें उन्होंने बताया कि जो त्वरक है उसकी मतलब त्वरक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और उन्होंने त्वरक के माध्यम से व्यापार चक्र की अपनी व्याख्या की। तो बच्चों त्वरक के सिद्धांत को व्युत्पन्न मांग का सिद्धांत, व्युत्पन्न मांग का त्वरक सिद्धांत भी कहते हैं। व्युत्पन्न मांग का मतलब होता है डेरिवेटिव डिमांड, यानी कि किसी और वस्तु की डिमांड, इसलिए मतलब मशीन की डिमांड इसलिए की जाती है क्योंकि वस्तु की डिमांड है, इसलिए इसको त्वरक सिद्धांत को हम व्युत्पन्न मांग का त्वरक सिद्धांत भी कहते हैं। तो बच्चों त्वरक सिद्धांत का जो संबंध है वो प्रेरित विनियोग से है। बच्चों प्रेरित विनियोग और जो स्वायत्त विनियोग है उसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था, तो वो वीडियो भी आप एक बार देख लेना। यहाँ पे मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि त्वरक सिद्धांत क्या होता है। देखिए त्वरक का मतलब होता है कि स्वायत्त विनियोग क्या होता है। स्वायत्त विनियोग का मतलब होता है कि वो निवेश जो आय और लाभ की भावना से प्रेरित होता है। देखिए स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश में अंतर होता है। मैं आपको दोबारा समझा देता हूं अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो। प्रेरित निवेश का मतलब होता है जो आय और लाभ की भावना से प्रेरित होकर किया जाता है, यानी कि आय का स्तर बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था में जो प्रेरित निवेश है उसका स्तर भी बढ़ेगा। और स्वायत्त निवेश का मतलब होता है जो आय और लाभ की भावना से प्रेरित होकर नहीं किया जाता। तो जो गुणक है, गुणक में हम स्वायत्त निवेश का यूज करते हैं, यानी कि निवेश में वृद्धि करने से आय में वृद्धि होती है। जब हम निवेश गुणक की बात करते हैं वो स्वायत्त निवेश की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जो त्वरक का फार्मूला है प्रेरित निवेश में परिवर्तन, जो किसकी वजह से होता है, उपभोग में परिवर्तन की वजह से, तो ये प्रेरित निवेश है, यानी कि ये वो निवेश है जो आय और लाभ की भावना से प्रेरित होकर किया जाता है। तो बच्चों टॉपिक का डिटेल में आपको कराऊं उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं कि हमने कई सारी वीडियो बनाई हुई हैं जो कि आपको हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगी। तो वहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में जो वीडियो है वहां पे अवेलेबल है। वीडियो कोर्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इसके अलावा पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बच्चों कंसेप्ट के ऊपर वापस आते हैं और हम समझते हैं कि उपभोग में परिवर्तन के कारण निवेश में परिवर्तन जो होता है वो क्यों होता है। देखिए सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि उपभोग में परिवर्तन हुआ मान लीजिए 100 करोड़ का या 100 रुपए का, और निवेश में परिवर्तन हुआ 500 रुपए का। तो इसका मतलब त्वरक जो है V, इसको V से भी डिनोट करते हैं, वो 5 के बराबर होगा। जैसे गुणक को हम K से डिनोट करते हैं ऐसे नॉर्मली इसको V से डिनोट करते हैं, यानी कि V की जो वैल्यू है वो 5 होगी। इसका मतलब त्वरक क्या है, त्वरक जो है वो उपभोग में परिवर्तन के कारण निवेश में परिवर्तन का अनुपात है। तो त्वरक को एक्चुअली कंसेप्ट को हम इस त्वरक की कार्य प्रक्रिया में समझाएंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जब हम उपभोग में परिवर्तन करते हैं, देखिए उपभोग में परिवर्तन करने से जो पूंजीगत वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, तो जिस अनुपात में वृद्धि होती है, मान लीजिए 100 करोड़ का उपभोग बढ़ा, इससे मशीनों की मांग जो है वो 500 करोड़ बढ़ी, तो इसी अनुपात को हम बोलते हैं त्वरक। तो बच्चों त्वरक जो है वो मतलब पूंजीगत वस्तुओं की जो मांग है वो 2 कारणों से की जाती है, ये हमें समझना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि कंसेप्ट में इसी 2 बातों का यूज बहुत आने वाले वक्त में स्टेबल में इन्हीं 2 बातों का बच्चों यूज होगा बड़े व्यापक लेवल पे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए जब आप उत्पादन की प्रक्रिया में होते हो तो सामान्य टूट फूट होती ही रहती है। आप ये कभी नहीं कह सकते, जैसे मान लीजिए मैंने मोबाइल लिया तो मैं ये क्या मान लेता हूं कि मोबाइल का कभी खराब नहीं होगा, खराब तो होगा ही। इसी तरीके से मान लीजिए मैं ट्राइपॉड यूज करता हूं तो वो भी खराब होगा, डेफिनेटली खराब होगा। हर चीज को खराब होना है ये तो श्योर है, हर पूंजीगत पदार्थ को खराब होना है ये तो बिल्कुल गारंटेड है। तो 2 तरीके से हम क्या काम कर सकते हैं, प्रतिस्थापन कर सकते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, मान लीजिए 100 मशीन हम यूज कर रहे हैं और हम ये मान लेते हैं कि हर मशीन जो है वो 10 साल का औसत होगा, मतलब 10 साल तक चलेगी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हर साल हमें 10 मशीनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि या तो हम फंड बना लें 10-10 मशीनों का, है ना, और जब जरूरत मशीन खराब हो जाए तब ले लें, या हम ये मान लें कि 10 मशीन खराब होगी और हमें उस 10 मशीन के लिए निवेश करना ही पड़ेगा। यानी कि प्रतिस्थापन का मतलब है पुरानी टूटी फूटी मशीनों को बदलना। तो बच्चों हम ये मान के चल रहे हैं कि इस पूरी की पूरी टेबल में कि जो हमारी आप एक कह सकते हो ये 0 अवधि है, ठीक है, ये 1 अवधि है, ये 2 अवधि है। चलिए ये हम बाद में मानेंगे। तो पहली वजह जो है वो है प्रतिस्थापन, यानी कि वस्तुओं को टूट फूट की वजह से जो हम मांग में जो हम मशीनों का प्रतिस्थापन करते हैं उसकी वजह से जो मांग आती है। दूसरा है नई मांग का सृजन। देखिए मोबाइल बनाने वाली एक फैक्ट्री है, मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री में एक तो 2 वजह से वो निवेश कर सकेंगे। एक तो प्रतिस्थापन व्यय, यानी कि हर साल मांग स्थिर है, उतने ही मोबाइल बिक रहे हैं ये मान लें, तो भी उससे मशीन की डिमांड करनी पड़ेगी। और अगर नई मांग आ जाती है तो भी उसे नई वस्तुओं को बनाने के लिए नई मशीन की डिमांड करनी ही पड़ेगी। तो ये बेसिक बच्चों कंसेप्ट है। यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो निवेश होता है वो 2 कारणों से होता है। पूंजीगत पदार्थों की मांग 2 कारणों से होती है। पहला, आपको पुरानी मशीनों का प्रतिस्थापन करना है इसके लिए, और दूसरा नई मांग का सृजन करना है इसके लिए। तो जब हमारी मांग बढ़ती है तो निवेश में कई गुना वृद्धि होती है, और जब मांग में कमी आती है तो निवेश में कई गुना कमी आती है। यहाँ पे उपभोग मांग की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों इसी को हम बोलते हैं त्वरक। अब त्वरक कैसे काम करता है, पूरी प्रक्रिया को समझें उससे पहले कुछ मान्यता है, उनको एक बार आप समझ लीजिए। देखिए सबसे पहली मान्यता हमने ये लेके चल रहे हैं कि अतिरिक्त उत्पादन क्षमता विद्यमान नहीं है। इसका मतलब अगर मान लीजिए 100 मशीन है, 100 मशीन ले लें और हर मशीन जो है वो 100 शर्ट बना सकती है, ठीक है, तो इसका मतलब जो हुआ वो ये हुआ 1 2 3 4 यानी कि 10,000 शर्ट हमारी बन रही हैं, और कोई भी मशीन बेकार नहीं है, पूरी की पूरी मशीन जो है वो विद्यमान है, ठीक है बच्चों। अगला है पूंजीगत स्टॉक में तुरंत वृद्धि, यानी कि जैसे ही मांग बढ़ती है आप तुरंत पूंजी की मात्रा को बढ़ा सकते हो। यानी कि पूंजी को बढ़ाने में किसी भी तरीके का समय अंतराल नहीं है, टाइम गैप नहीं है। अगर मान लीजिए 1 मार्च 2021 को डिमांड बढ़ती है तो आप 1 मार्च 2021 को ही नया निवेश कर सकते हो, किसी भी तरीके का टाइम लैग इसमें कंसिडरेशन नहीं है। दूसरा स्थिर पूंजी उत्पादन अनुपात। बच्चों पूंजी उत्पादन अनुपात क्या होता है मैं एक बार आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए पूंजी उत्पादन अनुपात को हम बोलते हैं सी से, इसका मतलब होता है के यानी कि अपॉन वाई। इसका मतलब देखिए ये है कि अगर 1 और 4, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आय में 1 की वृद्धि करना चाहते हैं, 1 रुपए की वृद्धि करना चाहते हैं तो 4 रुपए की मशीनों का यूज करना पड़ेगा। यहां पर हमने ये माना है कि पूंजी उत्पादन अनुपात फिक्स रहता है, यानी कि हर मशीन जो है अगर वो 10 शर्ट का उत्पादन कर रही है और 100 रुपए में वो बिक रही है तो यही चलता रहेगा बच्चों शर्ट, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसके अलावा लोचदार पूंजी की पूर्ति, यानी कि जितना चाहिए पूंजी अवेलेबल है, पूंजी जितनी चाहिए अवेलेबल है, पूंजी में कोई शॉर्टेज नहीं है। आपको 1 मशीन चाहिए 1 मशीन मिलेगी, 1000 मशीन चाहिए 1000 मशीन मिलेंगी, लाख मशीन चाहिए लाख मशीन मिलेंगी, किसी भी तरीके का कोई शॉर्टेज नहीं है बच्चों। ये मान्यताओं के बाद ही थ्योरी को हम डेवलप कर पाएंगे। इसके अलावा बच्चों विशुद्ध विनियोग में वृद्धि होती है, यानी कि हमारा लगातार जो विनियोग है वो बढ़ रहा है। कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझने के लिए बच्चों ये टेबल को आपको समझना ही पड़ेगा। मैं बहुत धीरे धीरे प्यार प्यार से आप बच्चों को समझाने वाला हूँ, बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए पहली अवस्था में उपभोग जो है वो 1000 है। हम ये मान लेते हैं कि एक मशीन जो है वो, चलिए 10,000 मान लेते हैं। हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो मशीन है, मशीन 100 है और @100 शर्ट, मतलब हर मशीन जो है वो 100 शर्ट का उत्पादन कर सकती है। तो मशीनों की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 100, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि इस 100 में से 10 मशीनों का प्रतिस्थापन करना पड़ेगा और हमारी कोई भी नई मांग नहीं है। इसका मतलब जो कुल मांग है हमारी मशीनों की वो 10 है, और इस स्थिति में जो निवेश में परिवर्तन होगा वो तो हम अगली स्टेज में पता करेंगे बच्चों। अब मान लीजिए कि जो उपभोग है या मांग है उसमें 10% की वृद्धि होती है। मांग में कितनी वृद्धि होती है? 10% की वृद्धि होती है, यानी कि उपभोग में परिवर्तन जो हो रहा है वो 10% से हो रहा है। तो जो उपभोग होगा 10% का मतलब 11,000 हो गया। ये तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि 10,000 का 10% 1 होता है। अब जो मशीनों की संख्या है जो जरूरत पड़ेगी 11,000 शर्ट बनाने के लिए, वो पड़ेगी हमारे को 110, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो एक मशीन है वो 100 शर्ट का उत्पादन कर रही है। अब मान लीजिए कि जो प्रतिस्थापन मांग है, यानी कि जो हमारा कितनी शर्ट का प्रतिस्थापन हो रहा है, यानी कि 10 शर्ट का प्रतिस्थापन हो रहा है,
तो देखिए जब मांग बढ़कर 11,000 हो गई तो मशीनों की जो मांग संख्या है वो 110 हो गई। अब हमें 10 मशीनों का तो प्रतिस्थापन करना ही है, ठीक है। साथ ही साथ क्योंकि 100 शर्ट 1000 शर्ट की मांग और बढ़ी है तो इसका मतलब हमें 10 मशीनों की मांग और करनी पड़ेगी। देखिए बात समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों आपको कि जो हमारी पहले मांग थी 10 शर्ट की, ठीक है, मतलब पहले मांग थी 10 शर्ट की प्रतिस्थापन के लिए, तो प्रतिस्थापन के लिए तो अभी भी मांग 10 शर्ट की बनी हुई है, लेकिन आपको जो नई मांग करनी पड़ेगी वो 1000 शर्ट को पूरा भी तो करना है, तो 10 की मांग हो गई। इसका मतलब कुल मांग जो है वो 20 की हो गई। तो इस तरीके से आप देखोगे जो निवेश है, मतलब नई मांग, कुल मांग मतलब मशीन की, पूंजीगत पदार्थ की, तो जो कुल मांग में परिवर्तन, कुल निवेश में परिवर्तन हुआ है वो 100% हुआ है। इसका मतलब बच्चों ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मांग में, निवेश में 100% का परिवर्तन होगा अगर आपकी जो उपभोग में परिवर्तन हो रहा है 10 का। इसका मतलब आपका 10% परिवर्तन होने से, उपभोग में 10% परिवर्तन होने से मशीन की जो मांग है वो 100% चेंज हो रही है, इसलिए जो तुरक है वो 10 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट। अब हम एक और मान लेते हैं, मान लीजिए अगली अवधि में मांग 11,000 ही रही, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी आपकी जो मशीनों की मांग है वो 110 बनी रहेगी, ठीक है, जिसमें से प्रतिस्थापन किया जाएगा 11 मशीनों का, क्योंकि हम जानते हैं कि हर मशीन जो 10 साल खत्म हो जाती है तो यहाँ पे 11 मशीन का प्रतिस्थापन किया जाएगा। क्योंकि नई मांग उतनी ही रही है इसलिए मांग में किसी भी तरीके की वृद्धि नहीं होगी। इसका मतलब नई मशीनों की मांग जो है वो उपभोग में परिवर्तन के कारण नहीं आएगी। जबकि इस स्थिति में जो आपका पूंजीगत वस्तुओं की मांग होगी बच्चों, वो आप देखिए यहाँ पे रहेगी 11, यानी कि अब आप देखिए जो कमी हुई है, मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कमी हुई है वो 9 की हुई है और 20, यानी कि ये हो गया आपका 45%। तो इस तरीके से बच्चों त्वरक काम करता है, यानी कि उपभोग में परिवर्तन होने पर जो गुणक है वो बहुत, सॉरी, जो त्वरक है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है और उपभोग में कमी होने पर त्वरक में बहुत ज्यादा कमी आती है, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। ये बच्चों मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए त्वरक के बारे में मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि उपभोग में जरा सा परिवर्तन होता है तो गुणक निवेश में बहुत अधिक परिवर्तन होगा, इसी का अनुपात जो है उसको हम बोलते हैं त्वरक। यानी कि त्वरक क्या है, प्रेरित निवेश में परिवर्तन, ये जो निवेश में परिवर्तन हो रहा है ये प्रेरित निवेश है, अपॉन उपभोग में परिवर्तन। तो उपभोग में परिवर्तन की वजह से जो निवेश में परिवर्तन हो रहा है उसका अनुपात त्वरक कहलाता है। बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट। यहां पर हम एक बीजगणितीय समय विश्लेषण और कर लेते हैं। देखिए पूंजी उत्पादन अनुपात होता है COR, यानी कि स्थिर अनुपात मान लिया है हमने। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूं पूंजी उत्पादन अनुपात क्या होता है। पूंजी उत्पादन अनुपात का मतलब है कि अगर हमें 100 रुपए का आय अर्जित करनी है तो कितने रुपए की मशीन लगानी पड़ेगी, ये हमारा पूंजी उत्पादन अनुपात है। अब मान लीजिए पूंजी अनुपात 4/1 है। इसका मतलब अगर हम 4 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो 4 लाख की मशीन लगानी पड़ेगी। अगर हम 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं तो 4 करोड़ की मशीन लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पे KT का मतलब है, हम मान लेते हैं एक समय अवधि में पूंजीगत स्टॉक, YT का मतलब है एक समय अवधि में आय, C का मतलब है पूंजी उत्पादन अनुपात। 2021 यानी कि हम एक करंट ईयर को T मान लेते हैं और इससे पिछले साल को हम T-1 मान के चल रहे हैं। तो देखिए ये वाला इक्वेशन आप देखिए, इस वाले को अब समझिए। इसका मतलब पूंजी उत्पादन अनुपात क्या है, KT/Y, जैसा कि हमने आपको बताया कि 4/1। इसका मतलब ये है, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि जो पूंजी, जो हमारा आप कह सकते हो कि पूंजी का स्टॉक है वो किसका वो मल्टीप्लाई है पूंजी उत्पादन अनुपात इंटू आय। जैसे मान लीजिए अगर हम ये 4 कहें, सॉरी इसको हम कहें मान लीजिए 1000 और मान लीजिए 4000, तो 4000 कैसे लिख लेगा, 4000 इंटू 1000 से लिख लेगा, बात तो वही आ गई। या 4 इक्वल टू 4000 माइनस अपॉन 1000 कह लीजिए, और ये पिछले साल का है, सेम चीज है, बस T-1 लगा दिया है, बात वही है, बिल्कुल सेम चीज है, बस यहाँ पे T-1 2020 को डिनोट कर रहा है। अब अगर हम बात करें परिवर्तन की, यानी कि कितना परिवर्तन आया है, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, KT-1, यानी कि ये हमारा उपभोग, ये हमारा बताएगा पूंजीगत स्टॉक में परिवर्तन, जिसकी जगह हम डेल्टा KY भी लिख दिया। और ये हमारा है परिवर्तन जो कि पूंजी उत्पादन अनुपात और आय से मल्टीप्लाई करके बनाया है। तो इसमें C कॉमन है, बाकी का तो हम इसमें से C हटा देंगे अगर हम ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम ब्रैकेट लगाएंगे तो C कॉमन आ जाएगा
और इसको बोलते हैं डेल्टा वाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा निवेश है, डेल्टा के मतलब निवेश जो है वो किस पे निर्भर करता है, पूंजी उत्पादन अनुपात पर और आय में परिवर्तन पर। तो ये इक्वेशन वाइज बताने की कोशिश की जा रही है, यानी कि पूंजी उत्पादन अनुपात जो है वो आय का फलन है, ये मेनली बताने की कोशिश की जा रही है, ये बताने की कोशिश की जा रही है, सॉरी निवेश जो है वो आय का फलन है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आय में परिवर्तन होने से उपभोग में परिवर्तन होगा और उपभोग में परिवर्तन होने से निवेश में परिवर्तन होगा। ये कंसेप्चुअली बताने की कोशिश की जा रही है, यानी कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारा जो निवेश है वो यहाँ पर प्रेरित निवेश है जो आय से इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि निवेश उत्पादन या आय का फलन है। यदि आय में वृद्धि होती है तो निवेश में वृद्धि होगी और अगर आय में कमी होती है तो निवेश की मात्रा में कमी होगी। बच्चों अल्टीमेटली ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि जो निवेश गुणक है, मतलब अगर हम निवेश गुणक की बात करें तो ये काफ़ी प्रभावशाली है। काफ़ी प्रभावशाली का मतलब है, सॉरी त्वरक जो है वो काफ़ी प्रभावशाली है और गुणक से ज़्यादा संवेदनशील है। बच्चों गुणक और त्वरक में अंतर भी होता है, वो हम एक अलग वीडियो बना के समझा देंगे बच्चों, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि गुणक और त्वरक में क्या अंतर होता है। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।